नमस्कार, आप देखें इन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हो। तो बाबा केदारनाथ के धाम केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज के अवसर पर मंत्रोच्चारण के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही और भैया दूज के पावन पर्व पर शनिवार को परंपरानुसार भगवान आशुतोष के 11वें ज्योतिर्लिंग यानी कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी मौके पर सैकड़ों भक्तों ने बाबा के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया और सुबह 4 बजे से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने आराध्य कर श्रृंगार कर आरती उतारी और इस मौके पर स्वयंभू लिंग को समाधि रूप देकर पुष्प और भस्म से ढका गया। भगवान की भोग मूर्तियों में चल रहे विग्रह उत्सव डोली में विराजमान कर भक्तों के दर्शनों के लिए कुछ देर मंदिर परिसर में रखा गया और इस मौके पर बाबा केदार की डोली ने मंदिर की 3 परिक्रमा कर अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए प्रस्थान किया। तो वहीं केदारनाथ के साथ ही विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भी भाई दूज के पावन पर्व पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। यमुना की डोली के मंदिर में बाहर निकलते ही जयकारों से यमुनोत्री धाम का पूरा वातावरण भक्तिमय हुआ, जिसके बाद शनिवार की अगुवाई में पारंपरिक वैद्य यंत्रों के साथ यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली के लिए रवाना हुई। अब मां यहीं दर्शन देंगी और इसके पहले सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए बंद किए गए हैं। भाई दूज के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने पर प्रक्रिया के तहत सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। ठीक 8 बजे खरसाली से अपनी बहन यमुना को लेने के लिए शनि देव की डोली यमुनोत्री के लिए रवाना हुई, जो सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री पहुंची। वहीं यमुनोत्री धाम में सुबह से लेकर दोपहर तक पहुंचे श्रद्धालु ने मां यमुना के दर्शन किए, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। अभिजीत मुहूर्त के शुभ अवसर पर दोपहर 12:15 पर धाम के कपाट बंद कर दिए गए और इससे पहले शुक्रवार को अन्नकूट पर्व पर दोपहर 11:45 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। मां गंगा की डोली जयकारों के साथ मुखबा के लिए रवाना हुई। कपाट बंद होने के बाद से ही देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में ही कर सकेंगे। तो भाई बहन के स्नेह का प्रतीक भाई दूज का पर्व शनिवार को पूरे देश में मनाया जा रहा है। भाई के माथे पर तिलक लगाकर बहनों ने उज्जवल भविष्य, खुशहाली, दीर्घायु, सुख समृद्धि की कामना की है। इस बार तिलक का मुहूर्त दोपहर 1:10 पर रहा और ये 3:21 पर तक चलता रहा। भैया दूज को लेकर शुक्रवार देर शाम तक बाजारों में खरीदारी की भीड़ लगी रही और साथ ही दुकानों में बहनों ने ड्राई फ्रूट, मिठाई, गोले आदि खरीदकर खूब खरीदारी करती दिखी। साथ ही आपको बता दें कि वहीं भाइयों ने भी बहनों के लिए गिफ्ट खरीदे। हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज अथवा यम द्वितीय के रूप में मनाया जाता है। आचार्य डॉक्टर सुशांत राज के मुताबिक इस दिन बहनों को अपने भाइयों के सुखी जीवन की कामना जरूर करनी चाहिए। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना की पूजा की जाती है। ऐसे में यमराज के नाम का चौकसी दीपक घर जलाकर दहलीज के बाहर रखें। शनिवार शाम 7:44 तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय पक्ष तक तिथि रहेगी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जैन मंदिरों में जैन आचार्य राष्ट्रीय संत विश्व रत्न सागर सूर्य जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संयोगवश अचानक ही जैनाचार्य सागर सूर्य जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिन्होंने कल ही 17 दिनों के बाद अपनी साधना संपन्न की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए और अच्छा किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, इस संबंध में जैनाचार्य सागर सूर्य जी महाराज का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला है। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे भी पढ़े हैं।
कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण करती रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो काम हुए हैं वो भूतो न भविष्यति, और उत्तराखंड के अंदर भी जो काम हुए हैं वो कभी न हो सकते थे न होंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और केदारनाथ जी में जो काम हुए हैं, लगभग 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का जो कल लोकार्पण और शिलान्यास दोनों हुआ है, और अभी 2 चरण का काम प्रारंभ हुआ है। 1 चरण का पूरा हुआ है, दूसरे चरण का प्रारंभ हुआ है, तीसरे चरण का काम पूरा होना है। मार्च अप्रैल से तीसरे चरण का काम भी पूरा होगा। सैकड़ों वर्षों में जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। इससे आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें खुद ही समझना चाहिए, जनता सब कुछ। देखिए, अब हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं वो हरीश रावत जी से आप पूछिएगा उसका जवाब यही है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सैकड़ों वर्षों में जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो काम वहाँ पर धरातल पर उतरे हैं। सारे लोग जो देश के वहाँ पर काम करने के लिए आए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे आए हैं। उन्होंने ही उसका सारा विजन किया है, उन्होंने ही उसके सारे। तो दीपावली के अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने जहां पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और 10 रुपए कम कर दी है, तो वहीं धामी सरकार ने पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की अतिरिक्त छूट दी है, जिसके बाद उत्तराखंड में पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हो गया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कटौती की है। 10 रुपये डीजल की कटौती हुई है, 10 रुपये लीटर डीजल सस्ता होगा और 5 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता होगा पूरे देश के अंदर। हमने तय किया है कि 5 रुपये की जगह हम 2 रुपया, उत्तराखंड सरकार भी कटौती करेगी, 2 रुपया उसमें ऐड करके हम जो है 7 रुपये लीटर प्रति पेट्रोल पर जो है कम करेंगे, और ये दरें कल सुबह से ही लागू हो जाएंगी। क्योंकि वैट संग्रहण बहुत कम हो पाया है कोविड महामारी के कारण से, लेकिन फिर भी जो जन कल्याण के क्षेत्र में लोगों की, देश की जनता के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उत्तराखंड सरकार भी इसके साथ चलेगी और हम अब पेट्रोल 7 रुपये सस्ता पेट्रोल उत्तराखंड में मिलेगा। कल सुबह से ये दरें लागू हो। तो दीपावली पर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने जहां पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और 10 रुपए कम कर दी है, तो वहीं धामी सरकार ने पेट्रोल के दाम 2 रुपए तक अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है, जिसके बाद राज्य में पेट्रोल की कुल कीमत में 7 रुपए की गिरावट आई है। राज्य सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड की जनता ने भी सराहा है और खुश भी नजर आ रही है, और जनता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश और केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रही है। जनता का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में वाकई दम है। सुनाते हैं आपको जनता के कुछ रिएक्शंस। पुष्कर धामी के द्वारा जो पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं, क्या आप राज्य सरकार के इस फैसले से खुश हैं? खुश है पर टेम्परेरी खुश है, ज़्यादा खुश नहीं है। पेट्रोल के दाम में आम जनता की बहुत परेशानी है। पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। ये सरकार ने घटा तो रखी है, पर ये बहुत लंबा टाइम में नहीं घटा पाएगी, जिससे टैक्स कम कर रखा है। एक्चुअल में पेट्रोल का दाम आपको मिलने चाहिए और ज़्यादा घटे। पेट्रोल डीजल के घटते दाम पर पुष्कर धामी सरकार से आप कितने खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे तो चलते ही हैं। अभी कम हुए हैं तो अभी हम खुश हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। पॉकेट में तो काफ़ी राहत मिली है अभी। थोड़ा बहुत तो राहत मिली है। 7 से 8 रुपये के आसपास कीमत कम हो गई। पेट्रोल की टैंक कम में पूरा भर जाता है तो कट इज गुड। दिवाली से पहले हो जाता तो और अच्छा होता। मतलब आप सरकार से खुश नहीं हैं? तो वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में नतीजों का कोई असर उत्तराखंड के आगामी चुनाव पर नहीं पड़ेगा। बीजेपी मध्य प्रदेश और असम में उपचुनाव जीती भी है। वहीं इसके साथ ही बंशीधर भगत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और अपूर्व विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में वापसी पर चुटकी भी ली है। उन्होंने कहा कि जाने वाले को आज तक किसी ने रोक नहीं पाया है और दोनों के जाने से बीजेपी या विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी कैडर आधारित दल है, कार्यकर्ता सबसे बड़ी पूंजी है। दोनों के जाने से कांग्रेस की जरूर स्थिति खराब होगी।
के जो छोड़ के जा रहे हैं वो आए भी कहीं से थे और उनका अपना व्यक्तिगत मतलब था। अगर हम यशपाल जी की बात करें तो बागपुर में सरदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनके मन में एक भय हो गया कि शायद सरदार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और मैं हार जाऊंगा, इस कारण वो चले गए। 2022 हमारे लिए कोई बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी कोई टेम्परेरी काम करने वाली नहीं है, परमानेंट काम है। और बाकी पार्टी अपनी जगह खड़ी है, कैडर बेस पार्टी है और नेतृत्व तो हमारा सक्षम है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे पुष्कर। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा आध्यात्मिक दौरा था। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई राजनीतिक बात केदारनाथ से नहीं की और ना ही गर्भगृह में पूजा कर किसी तरह का कोई नियम तोड़ा। पीएम मोदी ने केदारनाथ में जो भी किया वह सब नियमों के आधार पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सिर्फ राजनीति करने की आदत है, इसलिए वह इस तरह का आरोप प्रधानमंत्री के दौरे पर लगा रही। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम पर भी टिप्पणी करना ये कांग्रेस की हताशा और निराशा को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर आज केदारनाथ में वहां के पंडित पुरोहितों को, वहां के स्थानीय जनता को संबोधित किया तो कोई राजनीतिक बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तो नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस का नाम लिया, ना ही किसी राजनीतिक दल का नाम लिया। कोई एक राजनीतिक बात तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं की, तो फिर कांग्रेस को ये कहां से राजनीति लगती है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म की बात की, धर्म की बात की, पर कांग्रेस का शुरू से ही अध्यात्म और विकास के प्रति नकारात्मक रवैया रहा है, बैर रहा है, इसलिए वो सवाल उठाती है। रही बात गर्भगृह में पूजा करने की, तो इसमें कोई भी मान्यता नहीं टूटी है, कोई परंपरा नहीं टूटी है। गर्भगृह में पूजा के लिए जो भी महानुभाव आते हैं और हमेशा से जाते हैं, तो कांग्रेस को केवल और केवल राजनीति करनी है, लेकिन कम से कम धर्म के नाम पर कांग्रेस राजनीति ना करे, नहीं तो उत्तराखंड की जनता उनको जिस प्रकार 2017 में नकार दिया था, 22 में पुनः नकारने वाली। तो वहीं केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अल्मोड़ा पहुंचकर वहां कांग्रेस के जलाभिषेक पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अब सद्बुद्धि आ रही है, नहीं तो आज तक कांग्रेस ने धर्म के नाम पर नरसंहार किया है। उन्होंने अयोध्या के मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस और सपा ने अयोध्या में जो नरसंहार किया है उसको आज तक जनता भूल नहीं पाई है। साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर भी सवाल खड़े किए हैं। अच्छी बात है कि हम लोग कर रहे हैं, मोदी जी अकलुषित भाव से कर रहे हैं। आज नहीं, सब जगह आपने देखा होगा गंगा की आरती मोदी जी ने प्रारंभ की। आपने देखा बिल्कुल रुद्राक्ष पहन के पशुपतिनाथ से लेकर आपने आज देखा केदार धाम से लेकर जगह जगह पूजा अर्चना अभिषेक किया। तो कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आ गई है। जो कहते थे पहले से कि किस विद्यालय में प्रभु राम ने पढ़ा, राम ने किस विद्यालय में पढ़ा, प्रभु भी नहीं लगाते थे। और आपने देखा है मंदिरों के प्रति उन्होंने क्या रुख अपनाया। अयोध्या में जानबूझ के नरसंहार करवाया। उस समय माननीय नरसिंहा राव जी थे, आपको सबको पता है। उत्तर रावत कह रहे हैं कि मोदी जी कई बार आ गए, लेकिन केदारनाथ के लिए उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए, कुछ भी। शायद हरीश रावत जी आज चले जाते तो बहुत अच्छा होता, देख भी लेते। इस बार जाना चाहिए उनको कि कितना विकास कार्य किया। मुझे स्वयं पता है जब माननीय रावत जी मुख्यमंत्री थे, 2013 की आपदा आई थी, मुझे उस समय नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला था। मैंने देखा था किस तरह से हुआ और किस तरह लोगों का नरसंहार हुआ। लोगों की कोई खैर खबर नहीं ली, 5 दिन तक तो पता ही नहीं लगा। और विकास कार्य के नाम पर ढिढोरा पीटते रहे कि हम जल्दी से वहाँ हेलीकॉप्टर भेज देंगे, सारी चीज़ें भेज देंगे। भेजा नहीं गया, हम चिल्लाते रह गए सदन में। और क्या हुआ था वहाँ पर हमको पता है सारी चीज़ें। आज देख लीजिए, सारा कायाकल्प हो गया है, पूरी तरह से कायाकल्प। रावत जी को दोबारा जाके देखना चाहिए, वहाँ अच्छी तरह से उनको अंदाज आ जाएगा।
आपको बता दें कि लगातार पीएम मोदी के दौरे को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। तो वहीं अब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए अपना उत्तराखंड। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। ब्रेक के बाद आप सभी का अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर गौला में आई बाढ़ के चलते गौला पुल का हिस्सा बह गया था, जिसके चलते यातायात ठप हो गया था। 5 नवंबर को छोटे वाहनों के लिए गौला पुल खुलने के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट तीसरी बार निरीक्षण करने के पहुंचे और उन्होंने जल्द काम होने पर अधिकारियों की पीठ थपथपाई और कहा कि बड़े वाहनों के लिए भी पुल जल्द खोल दिए जाना चाहिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने देहरादून से लौटते समय 3 नवंबर की शाम को गौला पुल का निरीक्षण किया था। तब भी उन्होंने NHAI के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कार्य की पूरी प्रगति जानी थी। NHAI के अधिकारियों ने यह भी कहा था कि कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, 1-2 दिन बाद पुल खुल जाएगा। 5 नवंबर को छोटे वाहनों के लिए पुल खोल दिया गया। शनिवार को एक बार फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री गौला पुल पहुंच गए और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। अभी इस समय तो गाड़ियां बड़ी भी निकल जाएंगी, लेकिन ये एक किस्म से लोगों की परेशानी को देखते हुए तत्काल ट्रैफिक प्रारंभ कराया गया है। कंधे में कौन है भाई? अभी बहुत बड़ा काम पूरा करना है, क्योंकि जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह से अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो अगली बार पूरा खुर्द-बुर्द हो जाएगा। और ये पुल में अगर इसी तरह की बाढ़ फिर आई तो फिर से ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए IIT के स्पेशलिस्ट आकर किस तरह से इसे बचाया जा सकता है रेलवे स्टेशन को, ताकि जैसे इस साल पटरी बही अगली बार न हो, और पुल के इस भाग को पुख्ता कैसे बनाया जाएगा उसके लिए अलग से कार्रवाई चल रही है। इस समय जनता की परेशानी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से इसको खोला गया। NH का था, केंद्र सरकार का पुल था, तो बार बार बात आ रही थी। तो माननीय प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार यहाँ आके निरीक्षण किया। मैं स्वयं 2 बार, आज ये तीसरी बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो मैं अपने कर्मचारियों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारी बात को माना है, रात दिन काम किया है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार, मजिस्ट्रेट, SDM, DM लगातार इसको फॉलो कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि एक टीम वर्क से काम हुआ और हम स्वयं, अब आप इसकी गंभीरता को इसी से समझिए कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आए, मैं तीसरी बार आ गया हूँ, ये तीसरा दिन है। तो इससे आज खुशी होती है, अच्छा लगता है जब काम होते हैं। काम तो होना ही है, हल्के हल्के लगे रहे तो क्या फ़ायदा। एकदम से जो नीड थी लोगों की, आज जुड़ गए हम लोग। यहाँ से लेकर चंपावत, पिथौरागढ़, हमारा जितना भी है धारचूला, वहाँ तक का वाहन यहाँ से जाता है। तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। मैं सबको बधाई देता हूँ, और जिनको तकलीफ़ हुई आपदा के कारण, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, खेद प्रकट कर सकते हैं कि आपदा हमारे भाग्य में लिखी। तो वहीं नैनीताल में आपदा के कारण बीते 20 दिनों से लगभग
पसरा सन्नाटा हुआ है। आखिरकार ये सन्नाटा जो है वो अब टूटने लगा है। वीकेंड के एक बार फिर पर्यटकों की आमद शुरू हो गई है। शहर पहुंचने पर पर्यटक नौकायान के साथ ही खरीदारी में भी जुटे हुए हैं। कारोबार पटरी पर लौटता देख पर्यटन कारोबारी भी खासे उत्साहित हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीते 18 और 19 अक्टूबर को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश को आपदा का दंश झेलना पड़ा था। इस दौरान नैनीताल भी आपदा से खासा प्रभावित रहा था। 2 दिनों से अधिक समय तक शहर को जोड़ने वाले 3 संपर्क मार्ग बंद रहे, तो कई पर्यटक आपदा के कारण शहर और सीमावर्ती क्षेत्रों में फंस गए थे। मूसलाधार बारिश के कारण झील का पानी भी पहली बार इतना अधिक ओवरफ्लो हुआ कि मॉल रोड तक पहुंच गया। बारिश थमने के बाद जिला प्रशासन और संभावित संदिग्ध विभाग नुकसान की भरपाई में जुट गए थे। तो वहीं आपको बताते हैं कि 2 दिन बाद शहर के संपर्क मार्ग तो खोल दिए गए, मगर अतिवृष्टि, भूस्खलन और झील का पानी ओवरफ्लो होने का वीडियो वायरल होने के कारण पर्यटकों ने नैनीताल का मुख मोड़ लिया था। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पंकज कलाकोटी को केंद्रीय पर्यटन मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री सांसद नैनीताल अजय भट्ट ने उन्हें सम्मानित किया है। निशानेबाज को सम्मानित करने के बाद उनके गृह क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही हल्द्वानी आए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दीपावली पर्व पर निशानेबाज पंकज कलाकोटी को सम्मानित किया है। पंकज कलाकोटी पुत्र त्रिलोक सिंह कलाकोटी मूल रूप से ग्राम कक्कड़ दफोड़ के निवासी हैं। वर्तमान में वह देव बिहार लोहरियाल मल्ला ऊंचा पुल हल्द्वानी में रह रहे हैं। 2 नागा इन्फेंट्री बटालियन में निशानेबाजी कर रहे हैं। पंकज ने अब तक 14 अंतर्राष्ट्रीय और 15 राष्ट्रीय और 15 राज्य स्तर प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय रजत पदक के साथ 2 बार राष्ट्रीय चैंपियन और 8 बार राज्य चैंपियन रहने वाले के साथ ही कई पदक अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी मंदिर पहुंचे और जहां उन्होंने माता के दर्शन कर मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही आपको बता दें कि ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर मनसा देवी रोपवे से मां मनसा देवी के मंदिर पहुंचे और जहां उन्होंने मां मनसा देवी के दर्शन करते हुए विश्व शांति के लिए प्रार्थना की और मां मनसा देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि सनातन धर्म में जिन्हें देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना की जाती है, उनका आशीर्वाद एक औषधि की तरह काम करता है जो हमें हर बुराई से लड़ने के लिए साहस देता है। आज हम सब लोग मनसा देवी पर पूजा अर्चना करने की दृष्टि से संगठन और सरकार ने जो जिम्मेदारी लगाई है उसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक संदेश देश और दुनिया में देने का काम करेंगे। मैं अपने सभी भक्तगणों का मां मनसा के उस मंदिर पर उसके विराट रूप का दर्शन करते हुए भगवान शिव के उस केदारनाथ जी के दर्शनों के जो लाभ लोगों को मिलेंगे वो वर्चुअल मीडिया के माध्यम से हम एक नया जो संदेश दे रहे हैं वो देश और दुनिया में संदेश जाए। हम सब लोग भारत माता का गुणगान करते हुए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हुए, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड सूचना आयोग में रिक्त मुख्य सूचना आयुक्त और 3 सूचना आयुक्त समेत कुल 4 पदों पर नियुक्ति अगले माह तक हो जाएगी। सरकार ने इस संबंध में कसरत तेज कर दी है। सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का पद बीते मई माह से रिक्त चल रहा है। तो वहीं मुख्य सूचना आयुक्त ने रहे शत्रुघ्न सिंह ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से इस्तीफा दिया था। तकरीबन 5 महीने से ये पद रिक्त चल रहा है। इसी तरह 3 सूचना आयुक्तों का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और एक सूचना आयुक्त जेपी ममगाई ने बीती 30 सितंबर को कार्यकाल पूरा किया है। वहीं अन्य 2 सूचना आयुक्तों के कार्यकाल पहले ही पूरे हो चुके हैं। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत ये सभी पद रिक्त होने के कामकाज पर खासा असर पड़ता दिख रहा है। खासतौर पर आयोग में होने वाली जन सुनवाइयों और उसके निस्तारण की गति धीमी हो चुकी है। सरकार इन पदों पर नियुक्ति की कवायद शुरू कर चुका है और मुख्य सूचना आयुक्त पदों के लिए 37 आवेदन आयोग को प्राप्त हुए हैं। इसी तरह सूचना आयुक्त के 3 रिक्त पदों के लिए 137 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रिक्त पदों के लिए चयन समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जबकि संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और मुख्य सचिव बतौर सदस्य शामिल हैं। तो वहीं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम उत्तराखंड राजधानी देहरादून में आगामी 15 नवंबर को विशाल रैली का आह्वान किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार के खिलाफ अब राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे। यह संगठन पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन करता रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 15 नवंबर को देहरादून की परेड ग्राउंड के सचिवालय तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनिली ने बताया कि इस रैली में केंद्र अध्यक्ष विजय बंधु के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के सभी मान्यता प्राप्त संगठनों ने कर्मचारी और अधिकारी भी भाग लेंगे। प्रतिभाग करेंगे, कहां से शुरू होगी आंदोलन, कहां खत्म होगा? 15 नवंबर 2021 को NMOPS उत्तराखंड यानी कि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के द्वारा एक प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया गया है, जो परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर सचिवालय तक जाएगी। और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी भी प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड के 50 से अधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों, परिसंघों, महासंघों के अध्यक्ष, महामंत्री, जिन्होंने कि अपने सदस्यों के नाम खुला पत्र जारी किया है कि NMOPS द्वारा आयोजित 15 नवंबर 2021 की रैली को सफल बनाएं। और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के 80,000 कर्मचारी जिनके परिवार भविष्य का सवाल है, वो सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें प्रतिभाग करें। तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।